पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए आर्टिकल 13 का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं जहां से कल मैंने छोड़ा था। तो आगे कहानी चलते हैं। देखिए 13(4) क्लोज 4 की बात है। इसमें यह कहा गया है कि उस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान से किसी संशोधन को लागू नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि 368 में जो अमेंडमेंट होगी, जो संशोधन होगा, वो आर्टिकल 13 में नल एंड वाइड जो हो रहा था वो नहीं होगी। ठीक है। कौन कहता है कि जमींदारों ने देश में कुछ नहीं किया है? ये देखिए, ये पूरी की पूरी रिफॉर्मिंग करवा दी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया और जितने भी समस्या थी जाके 71 में सेटल करवा दिया। तो देखिए कहानी बेसिक स्ट्रक्चर की केस स्टडीज के देखते हैं कैसे आर्टिकल 13 और 368 की कहानी है। देखिए हुआ क्या कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ था दोस्त, और इसमें पार्लियामेंट ने, संसद ने एक बड़ा अच्छा काम किया, एक अलग ही काम किया। और उसने अलग काम क्या किया कि 31A और 31B को जोड़ा और उसी के साथ 9th शेड्यूल को उसने जोड़ दिया, संशोधन किया 368 का, और इसमें 31A, 31B और 31B में 9th शेड्यूल को जोड़ दिया। और ये सूची 9th शेड्यूल की सूची क्यों आई थी? इसमें यह कहा गया था, इसी आर्टिकल के चलते 13 के 1 और 2 यही बवाल कर रहे हैं अभी। अब देखिए कैसे कर रहे हैं। ये आर्टिकल आने के बाद, अमेंडमेंट होने के बाद हुआ क्या कि इसमें यह था कि कोई भी चीज, कोई भी लॉ यदि इस शेड्यूल में रख दिया जाए, इस सूची में रख दिया जाए, तो आप उसको ये मान के नहीं चलेंगे कि ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है या फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। मतलब ठीक है। अब ये था, ये आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। देखिए ये एक्चुअल कहानी थी ना जमींदारों की। मैंने बताया था ना कि जमींदारों ने क्या किया, तो कहानी यही होती है जमींदारों की। अब उसमें क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, वो मौलिक अधिकार में हुआ करता था 31, ठीक है ना। इसको बाद में चल के इसको कटल किया गया, हटाया गया। उससे पहले क्या मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो भाई 9 शेड्यूल में कुछ भी डाल दो और डाल के देखना है। तो जब उनको लगने लगा कि भाई ये तो हमारी जमींदारी जाने वाली है, तो इन्होंने ये देखिए शंकरी प्रसाद साहब ने 51 में एक केस ही डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 की कहानी है। तो जो इसमें जजमेंट आया जमींदारी पे, जमींदारी सब खेत वोत का मामला था, ये सारे खेत का मामला था। ये जमींदारों के 5-5 हजार बीघा जो जमीन थी, सब उसी की कहानी थी कि कोई हमसे छीने नहीं, सरकार ना छीने। कहानी देखिए क्या है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 की कहानी यह है कि इसने जो अमेंडमेंट हुआ था, ये 31A और 31B, जिसमें 9 शेड्यूल डाला गया था, सूची डाली गया था, इसको वैलिड करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि जो हो रहा है वो सही है, होना ही चाहिए, ठीक है। तो लेकिन एक चीज और कहा कि देखिए जो 13(2) में, देखिए जब हमने पिछली वीडियो में बताया था 13वां आर्टिकल के अनुच्छेद 13A और दूसरा है, तो उसमें लॉ यूज किया गया है। और लॉ को 3 वाला पार्ट है ना, उसको एक्सप्लेन करता है कि लॉ क्या होगा, अधिनियम और ये सारी चीजें। तो इसमें यह कहा कि जो 13(2) है, जो लॉ उसमें जो लिखा गया है, जो विधि लिखा गया है, वो अमेंडमेंट में नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता है। ये कहानी थी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का, ठीक है। अब इस केस को आगे चल के एक सज्जन, राजस्थान के सज्जन सिंह थे, ये कहानी स्टार्ट होती है वहां पे। अब देखिए एक्चुअली क्या हुआ ना, यहां इसको मिल गया पावर, अनलिमिटेड पार्लियामेंट को पावर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि जाओ जो करना है करो, आप फंडामेंटल राइट का भी क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। तो जो ये पावर मिला तो पार्लियामेंट के पास भी आया कि भाई चलो हम भी कुछ कमाल करते हैं। तो उसने एक अमेंडमेंट किया, उस अमेंडमेंट का नाम था 17th अमेंडमेंट। और ये 17th अमेंडमेंट क्या था कि इसमें देखिए 31A को ब्रॉड डेफिनेशन करना था। इसने बहुत बड़े लेवल पर डिफाइन किया, ये स्टेट का जो लैंड है वो लैंड किस तरह का है, इसे इस पहले डिफाइन नहीं था। अब क्या होता था कि जो केसेस जाती थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम होता था कि भाई वो कौन सी स्टेट की बात कर रहा है, ये स्टेट की बात कर रहा है, मतलब कौन सी लैंड की बात कर रहा है, लैंड फॉरेस्ट एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, क्या है। तो इसको ब्रॉड लेवल पर डिफाइन किया। रात्रि सिस्टम में देखिए बहुत सारे जो जमींदारों के पास जो जमीन था वो सबको ना लेकर आया इसी के अंडर में। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना, तो इसको चैलेंज किया गया, वो किया गया
इस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में इसने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो सारे के सारे जमीन छीनने के लिए जमींदारों ने कहा भाई ये तो सारे के सारे जमीन छीनना चाहते हो हमारे, ये तो छीनने की परंपरा है। और एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो स्टेट का लैंड का मैटर होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट का अधीन आता है, मतलब वो राज्य सरकार ही देख सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या अधिकार है इस पर कानून बनाने के लिए। हाँ, इसकी वैलिडेशन इसने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट 226 में करता है, ये हाई कोर्ट, ये उसका अधिकार है इसको लाने के लिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा जो 17वां अमेंडमेंट है भाई साहब वो सही है, जो इसको डिफाइन किया गया भाई एग्जैक्ट सही डिफाइन किया गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। और इसको भी वैलिडेट किया 226 जो हाई कोर्ट के उसमें उसकी जो जजमेंट के अंदर आता है। अब देखिए कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती, कहानी हो जाती है चल के यहां से चला जाता है राजस्थान से पंजाब की तरफ। अब क्या हुआ कि सारे स्टेट इस समय अब सारे को फ्री मिल गया था, जिसका मन आए अब अपने अपने कानून स्टेट लिस्ट में बनाए जा रहे हैं, कंकरेंट लिस्ट में बनाए जा रहे हैं। जमींदारों को ये बर्दाश्त हो नहीं रही है, उनको लग रहा है कि भाई साहब ये तो हमारे एकदम सारे के सारे जमीन लूटने की चल रही है सारी परंपरा। तो ये पहुंच गई पंजाब में जो आईसी गोलखनाथ और उनके बेटे की कहानी है। अब हुआ क्या कि इनके 500 जमीन था, 500 जमीन, आप समझिए 500 एकड़ जमीन था, शायद एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, जमींदारी थे, बहुत बड़े जमींदार थे। अब इनकी जमीन को वहां पर पंजाब गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और बना के हड़प लिया गोलखनाथ केसेस में। अब जब हड़प लिया तो ये फिर रुक किए सुप्रीम कोर्ट की, कहा कि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल आर्टिकल 31 में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था ही। तो ये पहुंच गए फिर सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने कहा कि अब हमें बताइए कि भाई हमको क्या करना है, मतलब कैसे चलेगी हमारा धंधा पानी, हमारे सारे के सारे ये जमीन लूटा जाएगा। पार्लियामेंट और कानून बनाई जा रही है, जो जब भी लूटना होता है वो 9th शेड्यूल में डाल देती है, 9वीं सूची में डालकर और कहती है कि कहानी खत्म, ना इसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। 9th शेड्यूल में डालने का सबसे बड़ी बात है कि जुडिशियल रिव्यू से भी अलग कर दिया गया था, और जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको देख भी नहीं सकता। तो ये पहुंच गए अपने लेकर प्रॉब्लम कि भाई हमारे तो 500 एकड़ जमीन जो है वो लूट गई है। तो इस आईसी गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये 11 बेंच का था, 11 बेंच का, सेकेंड हाईएस्ट बेंच है आईसी गोलखनाथ। तो इस बेंच ने ये कहा कि देखिए भाई अब जो फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट कर रही थी, जितना अनलिमिटेड जो पावर मैंने दे दिया था हम लोगों ने, अब इसको छीनते हैं। और इन्होंने क्या कर दिया, उस पावर को छीन लिया और उसने कहा कि अब फंडामेंटल राइट का क्या नहीं कर सकते हैं आप, अमेंडमेंट संशोधन नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई साहब इससे गुस्सा आए पार्लियामेंट, देखिए इससे गुस्सा आया किसको, पार्लियामेंट को। भाई सेपरेशन ऑफ पावर की बात है यहां पर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। देखो सेपरेशन ऑफ पावर बाद में चल के बेसिक स्ट्रक्चर आया था, और देखिए पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का जो धारणाएं बनी थी वो सज्जन सिंह कमेटी में बन गई थी, ये वाली केस में बन गई थी, ठीक है ना। गोलखनाथ में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का वर्ड का यूज हुआ था। यदि आपको कोई बताए कि बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती में ही आया था तो ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि गोलखनाथ में ये पहली बार ये वर्ड का यूज किया गया था जब डिबेट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो आप देखिए अब संसद घुसाया इस आईसी गोलखनाथ जो पावर को छीना सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अब इसको क्या हुआ कि इसने 24वां और 25वां अमेंडमेंट कर डाली, कहा कि नहीं ये पार्लियामेंट का अधिकार है, ये पार्लियामेंट का अधिकार है क्या करना, ये कानून बनाना, ठीक है ना, ये पावर। लेकिन 368 को आप पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं लिखा नहीं, ये प्रोसीजर लिखा गया है, ना कि पावर लिखा गया है, समझ में आया। अब इससे क्या हुआ कि देखिए कहानी पंजाब से उठती है और सीधे चली जाती है केरल में, क्योंकि देखिए पावर तो मिल गया था वहां पे कहानी। अब क्या होता है कि केरल की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो केशवानंद भारती ये मठ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इनको क्या हुआ कि इनके भी बहुत सारी जमीन था, इनके मठ के बहुत सारी जमीन था और इसके सारे के सारे ऑनर यही हुआ करते थे केशवानंद भारती। तो हुआ क्या कि केरल में लैंड रिफॉर्म हुआ, केरल में लैंड रिफॉर्म हुआ, और इसमें क्या हुआ भाई इनकी भी जमीन हड़प ली गई मठ की। तो केशवानंद भारती गए आपके सुप्रीम कोर्ट में और पहली बार 13 जज की बेंच बनी, सबसे हाईएस्ट बेंच आज तक की है, बेंच की बनी। और इसकी जजमेंट जो आई थी वो 7-6 से आया था, 7 इसके पक्ष में और 7 इसके विरोध में।
और मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी की पूरी संविधान को ना एक दिशा दिया, एक डायरेक्शन दिया, और यही से निकल के आता है बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, जो मूलभूत सिद्धांत था ये यहीं से निकल के आता है केशवानंद भारती केसेस में। और देखिए कहा जाता है केशवानंद भारती हार गए थे इसमें, तो जीता कौन था? तो पहली बार ऐसा हुआ था न कोई जीता था न हारा था। इंडिया जो है ना संविधान में एक अलग ही डायरेक्शन में चली और जीता भारत के संविधान केशवानंद भारती केस में। ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसने तो कमाल ही कर दी और आज भी दिशा को तय करती है केशवानंद भारती केसेस, ठीक है ना। इस केस में तो बेसिक स्ट्रक्चर आया। बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय समय पर मैं बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पूरी की पूरी आधार है। तो पूरी की पूरी सिस्टम को जो है ना बदला, जो कानून में खामियां थी काफी हद तक इसको चेंज करने के लिए क्या किया, केशवानंद भारती जो केस था ना इसको लेकर आया। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा लंबा मैं कभी लेकर आऊंगा पूरी की पूरी केसेस में, लेकिन इससे रिलेटेड था इसीलिए मैं ये लेकर आया था, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी आप कहानी को समझ गए होंगे केस स्टडी से, ठीक है ना। ऐसे इस्टेब्लिश हुआ था आर्टिकल 13(4) और आप समझ जाइए कि पूरी आर्टिकल में ये सबसे ज्यादा डिबेटेबल है, ये डिबेट करने लायक है ये आर्टिकल। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।